Assalamualaikum. दिस इज़ नईम्स वर्चुअल एकेडमी. माय नेम इज़ सैयदा कमल फ़ातिमा. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है एंडोसिबायोटिक थ्योरी. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, क्योंकि ये जो है इट इज़ रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या आप प्लास्टिड भी लिख सकते हैं. ठीक है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है. क्योंकि हमने इनऑर्गेनिक को अब फर्दर डिस्कस करना है तो पहले बेहतर है कि हम इस थ्योरी को समझ लें. इसके लिए एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे पहले, जब यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व नहीं हुए थे. ये तब की बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे उनमें से कुछ स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल थे और कुछ लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल थे. तो ये लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल हैं और ये जो है ये एक स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल है. ठीक है, तो लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे वो स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल को खा जाते थे. ठीक है, जैसे कि अब ये इसके अंदर आ जाता है, ये बहुत उदास है. अच्छा, तो जो स्मॉल और प्रोकैरियोटिक सेल है ये बड़े वाले को कहता है, लार्ज वाले को, कि आप जो है ना मुझे मत खाएं. ये से कहता है डोंट डाइजेस्ट मी. ये से ना मुझे डाइजेस्ट ना करो. वो कहता है क्यों, मैं क्यों ना करूं. तो ये स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल के उसे कहता है क्योंकि मैं फोटोसिंथेटिक हूँ. जो स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक. ठीक है, वो उसे कहता है कि मैं जो हूँ ना फोटोसिंथेटिक हूँ, मैं फोटोसिंथेसिस कर सकता हूँ, मैं ग्लूकोज बनाऊँगा. इसका क्या मतलब है, कैन मेक ग्लूकोज. मैं ग्लूकोज बनाऊँगा और वो मैं आपको दूंगा. ग्लूकोज किस तरह से बनाएगा कि सनलाइट को लेके उसको ना कैप्चर करेंगे, सनलाइट को कैप्चर करके उससे जो है ना कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्लूकोज. किस तरह से, कि कैसे होती है कि सनलाइट है, ये जो स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल है ये इसके अंदर की बात हो रही है कि ये क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बना लेता है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, तो वो इसको कहते हैं कि मैं ना आपको ग्लूकोज दे दूंगा, आप जो हैं आप मुझे डाइजेस्ट मत करें. तो स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल को, इस वाले स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल को जो कि फोटोसिंथेटिक है, उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट. तो एंड ये होता है कि बड़ा सेल जो है, बिग सेल जो है, ये उसे खाता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं करता, बस वो उसके अंदर पीसफुली रहने लग जाता है. तो सीन ये होता है कि जो लार्ज सेल है उसको भी बेनिफिट मिलता है और जो स्मॉल सेल है उसको भी बेनिफिट मिलता है. लार्ज सेल को क्या बेनिफिट मिलता है, इट विल गेट ग्लूकोज, इसे ग्लूकोज फ्री में मिल जाएगा. और स्मॉल सेल जो है, क्योंकि सारे स्मॉल सेल्स को लार्ज सेल खा जाया करते थे, तो इसको ये बेनिफिट मिलता है कि इसे प्रोटेक्शन मिल जाती है, इट विल गेट प्रोटेक्शन, ये भी उसके अंदर रहने लग जाता है. ठीक है, दैट्स हाउ प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ बिकम यूकैरियोटिक. फिर कुछ ऐसा होता है कि एवोल्यूशन हुई और प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये पूरा, ये जो है ना ये यूकैरियोटिक सेल बन जाता है. और जो स्मॉल सेल है वो उसके अंदर एक ऑर्गेनली बन के रह जाता है. ठीक है ना, ये जो स्मॉल सेल है मैं आगे बताती. तो आफ्टर एवोल्यूशन क्या होगा कि जो स्मॉल सेल होगा वो ऑर्गेनली कंसीडर होगा, बन ही जाएगा, ऑर्गेनली बन जाएगा. जबकि जो लार्ज सेल है वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बन जाता है. ठीक है, ये तो मैंने ओरिजिन आपको बताया है किसका, क्लोरोप्लास्ट का. अब मैं आपको बताती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन. ठीक है, इसकी कहानी भी कुछ इसी तरह ही है कि एक लार्ज सेल है और एक स्मॉल सेल है. ठीक है,
तो ये जो है ये क्या होता है कि इसमें जो है ना स्मॉल सेल जो है ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता, नॉन फोटोसिंथेटिक। अच्छा, ये क्या होता है, इसकी भी वही कहानी है। इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर, ये तब तो प्रोकैरियोटिक थे, तो इसके अंदर यूँ समझ लें पहले से जो प्रीवियस स्मॉल सेल था जिसे हमने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया, वो इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब ये एक और सेल है, ठीक है। ये भी कहते हैं कि ना लार्ज सेल को कि डोंट डाइजेस्ट मी, डोंट डाइजेस्ट मी। वो कहते हैं कि आई विल गिव यू बेनिफिट, ठीक है। तो बिग सेल जो है वो कहता है कि आप मुझे क्या बेनिफिट देंगे, ये तो मुझे ऑलरेडी ग्लूकोज बना के दे रहा है। तो जो स्मॉल सेल है ना, तो वो उसे पूछता है कि क्या आप को ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेक डाउन करना आता है। तो वो कहते हैं नहीं, कि जो लार्ज सेल था, यानी कि जो लार्ज सेल था ये कैन नॉट completely break down the glucose। तो स्मॉल सेल उसे कहते हैं कि आई कैन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। तो वो कहता है कि ठीक है, किस तरह से आप करेंगे। वो कहते हैं कि मैं ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दूंगा एटीपी में, ठीक है। ग्लूकोज को मैं एटीपी में कन्वर्ट कर दूंगा और वही जो ग्लूकोज है वो आप फिर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ग्लूकोज ऑलरेडी दे रहा है दूसरी ऑर्गेनेली, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। ग्लूकोज ये इसको बना के दे रहा है। ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है वो कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। उसे कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये आपको ग्लूकोज बना के देगा। तो वो जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को मैं आपको उसकी ब्रेक डाउन करूँगा और मैं आपको उसकी एटीपी बना के दूँगा। अब ये किसके अंदर होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और वो कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं आपको एक आध एटीपी बना के दूंगा, मैं आपको कंप्लीट 38 एटीपी बना के दूंगा एक ग्लूकोज से। तो यूकेरियोटिक सेल तो ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये तो बड़ा खुश हो जाता है। जो बिग सेल है ना, ये तो बड़ा खुश हो जाता है। ये पूरा अब ये ना उसको अपने अंदर तो ले लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट नहीं करता। तो ये दोनों जो सेल्स हैं ना, ये इसके पास स्लेव के तौर पे रह रहे होते हैं, ठीक है। फिर समहाउ यूकेरियोटिक सेल जो हैं, इनका ओरिजिन हो जाता है, यानी कि इनका एवोल्यूशन हो जाती है। तो उसके नतीजे में ये जो दोनों ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, मैं देख रही थी कि सही दिख रहा है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये उसके सेल के अंदर ही रहने लग जाते हैं। तो इस थ्योरी को कहा जाता है, ये एक थ्योरी है, इसे कहा जाता है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। तो अगर ये टर्म आ जाए तो इससे घबराना नहीं है। देखिए, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और सिम्बायोटिक जो है एक रिलेशन है या एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। बोथ पार्टीज गेट बेनिफिट, ठीक है। तो सम यूकेरियोटिक ऑर्गेनेलीज जो हैं, क्या होता है इस थ्योरी में है कि स्टोरी हमने जो सुनी, तो इसका एंड क्या है कि कुछ यूकेरियोटिक ऑर्गेनेली हैं वो एक्चुअल में इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोट से। क्या, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों क्या हैं, ये जो हैं एक्चुअल में, अब तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक ऑर्गेनेलीज। हम इन्हें ऑर्गेनेली के तौर पे अब कंसीडर करते हैं ना,
ठीक है, ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनेल्स हैं। एक्चुअल में ये जो हैं ये इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोट से। ठीक है, तो इनके अंदर जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं ऐसी इन दोनों ऑर्गेनेलीज में, जो कि यानी कि जाहिर करती हैं कि ये कभी प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे। जैसे कि इनके दोनों के पास 2 सेल मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि ये ना मिलते जुलते हैं बैक्टीरिया वगैरह से। ठीक है ना। और इसके अलावा जो इनका डीएनए है वो है सिंगल है, लेकिन सर्कुलर डीएनए। मतलब आपने यूँ नहीं सोच रहे ना कि सिंगल एक ही स्ट्रैंड है, ऐसा नहीं है, और लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। ठीक है ना, सिंगल सर्कुलर डीएनए। ठीक है ना। और उसके अलावा जो इनके अंदर रेप्लिकेशन होती है, यानी कि ये ऑर्गेनेली ख़ुद भी रेप्लिकेट हो जाती है। जो इनके अंदर रेप्लिकेशन होती है वो होती है बाय पिंचिंग ऑफ दी मेम्ब्रेन। यानी कि ये ना अगर इस तरह है, ठीक है ना, ये एक सेल है तो ये फिर ऐसे करके ख़ुद को अलग अलग कर देता है और 2 में तब्दील हो जाता है। ठीक है ना, 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं, सिंपल फिशन। ठीक है ना। तो ये जो 3 इनके पास मतलब ये कैटेगरीज़ हैं जिसकी वजह से खसूसियात हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये एक्चुअल में यानी कि एक ऑर्गेनेली है, उसके अपने पास ही डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है ना। और वो ख़ुद ही रेप्लिकेट भी कर लेता है, यानी कि रेप्लिकेशन के लिए भी तो उसके पास एक जेनेटिक कोड होना चाहिए ना, उसके पास मैसेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मतलब इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये अपने आप को ख़ुद जो है ना डिवाइड कर लेता है। तो इन सारी वजूहात की बिना पर इनको कंसीडर किया गया है कि ये कभी फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे। समहाउ वो किसी तरह बड़े किसी प्रोकैरियोट ने उनको एनगल्फ कर लिया, डाइजेस्ट नहीं किया, जस्ट एनगल्फ किया, जिसकी वजह से वो मतलब उसके अंदर पीसफुली रहने लगे। क्लोरोप्लास्ट ने उनको ग्लूकोज बना के दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने उनको उसी ग्लूकोज से एटीपी बना के दी, तो वो रहते थे उसी के अंदर। और फिर क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गए एवोल्यूशन के थ्रू। तो अब वही जो स्मॉल सेल्स थे वो एज एन ऑर्गेनेली अब कंसीडर किए जाते हैं और ऑर्गेनेली के तौर पर इसके अंदर ही रहते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो आज हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो जो इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसकी शेप ना इस तरह से होती है, ऐसे वेरी करती है शेप, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन में ना फोल्ड्स होते हैं जिनको क्रिस्टा कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इसको लिखना है कि क्या होता है। 2 मेम्ब्रेन्स हैं, 2 मेम्ब्रेन्स या लेयर्स हैं। आउटर जो होती है वो स्ट्रेट होती है और जबकि इनर फोल्डेड होती है। और एक जो फोल्ड होता है उसे क्रिस्टा कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि हर एक सेल जो है उससे ज़रूरत है एनर्जी की, और एनर्जी किस चीज़ की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और हम जो एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज वगैरह वो हम किसी प्लांट को खा लेते हैं, या हम कोई चीज़, काली रोटी चावल, जो भी चीज़ हम खाते हैं, स्टार्च वगैरह, तो वो वाली जो सारा स्टार्च या ग्लूकोज, फिर स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करना इनटू एटीपी, ये इसे कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन।
और ये जो काम है सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसी बात को मैं लिखती हूँ कि ऑल सेल नीड एटीपी, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑल सेल नीड एटीपी और विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? अगर कोई प्लांट सेल है वो ख़ुद बना लेते हैं, और हम जो हैं एनिमल, ये हम किसी चीज़ को खा लेते हैं, ठीक है ना, ये ख़ुद बना लेंगे, ये बना लेते हैं। हम जो क्या करते हैं, हम कुछ खा लेते हैं, ईट फूड, जैसे कि राइस या फिर कोई भी चीज़, आटा, कोई भी चीज़ जो हम, चावल रोटी, जो भी चीज़ हम खाते हैं, तो उसके थ्रू हम ग्लूकोज़ अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज़ है, यही जो ग्लूकोज़ है ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इनटू एटीपी, ठीक है। एटीपी में इसको कन्वर्ट किया जाता है, और यही जो कन्वर्जन है ना, इसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज जो है ना, मैं डिटेल में नहीं बता रही, मैं तो बस मतलब ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम डिटेल में इसको एक अलग चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, होता क्या है कि ग्लूकोज जो है वो होता है 6 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे हैं तो हमें उसका फंक्शन समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, और एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे और उसमें से ना जो कार्बन है उसको कन्वर्ट करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और जब तक हम एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं ना तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। तो देखें, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। तो हमने क्या करना है कि हमने इसका हर एक एक जो बॉन्ड है उसको तोड़ते जाना है, और उससे हमने बना लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है कि अल्टीमेटली हमें मिल जाता है 6 कार्बन कंपाउंड से, 6 कार्बन कंपाउंड से हमें अल्टीमेटली मिल जाते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक बॉन्ड जो टूटता है ना, ये जो बॉन्ड टूटते हैं, जो बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके नतीजे में हमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि एनर्जी, यहाँ से भी एनर्जी निकलेगी, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो भी एनर्जी निकलेगी। तो वो जो एनर्जी है इसको कहा जाता है एटीपी, ठीक है। सेल की ज़बान में इसको कहा जाता है एटीपी, और इसी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल। ये जो एनर्जी है ये एटीपी है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये आपकी बेस बन रही है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हम ये वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल, ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इट इज़ एटीपी। अच्छा, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को हम एक तरह से धुआं कर देते हैं और उसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एनर्जी जो है ना, ये जो हमें एनर्जी मिल रही है, ये जो एटीपी है, ये हमें एक ही दम नहीं हासिल हो जाती। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहला स्टेप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। पहले स्टेप का क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइको से आप खुद ही देखें, अंदाज़ा लगाना, लाइसिस का मतलब तोड़ना और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज हैं ये टूटता है और वो बना लेता है 2 पायरोवेट्स, ठीक है। ये क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड था। अब 2 जो बन गए हैं वो 3 के 2 बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो था कंडीशन इस तरह से थी ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इस तरह से एक कंडीशन थी, 6 कार्बन कंपाउंड था। हमने ना उसको सेंटर से
तोड़ देते हैं ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में। तो सेंटर से जब ये हटते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3-3 कार्बन के, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। तो इस नतीजे में ना, इस प्रोसेस में, ये जो जिसका नाम ग्लाइकोलाइसिस है, हमें थोड़ी सी एटीपी मिल जाती है, ठीक है ना, मिलती है थोड़ी सी, ठीक है ना। लेकिन फिर यही जो पायरोवेट है ये आगे चल के ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ना ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, ये कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। ये सब कुछ हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में। ये जो पायरोवेट है फिर ये एंटर हो जाएगा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होगा और यहाँ से ये एक तरह की मशीन के अंदर जाएगा जिस मशीन का नाम है क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना, ये एक साइकिल सा है, यूँ समझें, जिसमें, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी और वो रिमूव होती जाए, बाहर आती जाएगी। इससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमें प्रोड्यूस होगी, हमें मिलेगी, और ग्लूकोज जो है ना वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ से ना हमें ना जो एटीपी है फिर हमें डायरेक्टली जो है ना थोड़ी सी कम मिलती है। क्या होता है? थोड़ी सी हमें यहाँ पर एटीपी भी मिलती है और हमें ना दो और तरह के मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसका नाम है NADH और FADH2, ठीक है। ये यानी कि हमें डायरेक्ट एटीपी तो थोड़ी सी मिली है, लेकिन ये जो है ना हमें इनडायरेक्ट एटीपी मिल रही होती है। हाँ जी, इनडायरेक्ट एटीपी मिल रही होती है। तो इन दोनों को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में विद द हेल्प ऑफ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो एक अलग तरह की मशीन है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट है। अब जो क्रेब्स साइकिल हो रहा है ना वो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। ये मैट्रिक्स में हो रहा है, जो इनर लेयर के अंदर जो प्रेजेंट है सारा ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल हो रहा है। लेकिन जो ETC है वो माइटोकॉन्ड्रिया की, ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये MCQs में बहुत आते हैं कि बताएं क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा है, बताएं ETC चेन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इस तरह से। तो होता यह है कि NADH जो है वो बनाता है 3 ATP, यानी कि ये जो एक मॉलिक्यूल होगा वो 3 ATP बनाएगा, जबकि जो FADH2 है ये 2 ATP जनरेट कर लेता है। अच्छा, अब किस तरह से होगा कि ये देखें, ये क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो पायरोवेट था वो एंटर हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल हुआ। क्रेब्स साइकिल ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया और जिसके नतीजे में हमें ATP भी कुछ मिला था और हमें हासिल हुए थे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, NADH और FADH2, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो है ना ये आगे जाएंगे कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन के पास, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना उसके पास उसके अंदर ये ना घुस जाएंगे, उधर ना उसके पास बहुत सारे ना ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। तो ETC कहता है कि तुम मुझे NADH दो, NADH और FADH दो, मैं तुम्हें ATP दूंगा, ठीक है ना। ETC जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ETC चेन मतलब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, इस वजह से ना अल्लाह ताला ने इसको वो बनाया, फोल्डेड बनाया इस मेम्ब्रेन को, ताकि इसका सरफेस एरिया ना बढ़ जाए। अच्छा, ये जो है ये इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाए, इसीलिए अल्लाह ताला ने ना इसको ऐसे बनाया। तो यहाँ पर ना क्या होगा कि ये जो NADH और FADH2 जाएंगे तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस से गुजरेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि ATP बनती जाएगी बहुत सारी, कितनी? 38 टोटल, एंड में जाके 38 ATP हमें मिल जाती। तो क्वेश्चन ये आते हैं जो कि अहम बात है समझने वाली। क्वेश्चन ये आता है कि किस ऑर्गेनेली में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है? विच ऑर्गेनेली, इन विच
on organelle cellular respiration occurs। ठीक है, एक और सवाल है कि वेयर ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, एक और सवाल है वेयर क्रेब्स साइकिल अकर्स। अच्छा, और इसी तरह एक और सवाल आ जाता है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं हमेशा। अच्छा, वेयर ETC इज़ प्रेजेंट, ETC चेन कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इनके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ, वैसे आपको आते ही होंगे। अच्छा, कौन सी ऑर्गेनेली हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, मैंने भी बताया था, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अच्छा, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, इसके बाद है ETC कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके पास, ये तो हमने इसका फंक्शन बताया ना कि फ़ंक्शन क्या है, इसके पास क्या कौन कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं और इसका DNA किस तरह से होता है, इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद जो है ना हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो है हम इस सारे को जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अच्छा, क्या है कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। जी, हमने एंडोसिबायोटिक थ्योरी को पढ़ा था, डिस्कस किया, जिसमें ये था कि उस टाइम, ये तब की बात है जब सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। प्रोकैरियोटिक सेल जो थे कुछ स्मॉल सेल होते थे और कुछ लार्ज सेल होते थे। लार्ज सेल क्या करते थे, हमेशा स्मॉल सेल को खा लिया करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक स्मॉल सेल था जो कि फोटोसिंथेटिक था, प्रोकैरियोटिक भी था और फोटोसिंथेटिक भी था, यानी कि वो अपनी ग्लूकोज खुद बना लेता था। तो उसने क्या किया, उसने लार्ज सेल को कहा कि आप मुझे डाइजेस्ट ना करें, उसने एनगल्फ तो कर लिया, निगल लिया उसको, लेकिन ना उसने कहा कि आप मुझे डाइजेस्ट ना करें क्योंकि मैं आपको ग्लूकोज बना के दूंगा। तो लार्ज सेल को भी बेनिफिट मिल गया और स्मॉल सेल को भी प्रोटेक्शन मिल गई, दोनों में सिम्बायोसिस हो गई। और इसी तरह एक और ऑर्गेनेली थी जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया था, उसका भी ओरिजिन इसी तरह से हुआ। उसने कहा कि मैं आपको क्या करूँगा, जो क्लोरोप्लास्ट आपको ग्लूकोज बना के देगा ना, उसी ग्लूकोज से मैं आपको ATP बना के दूंगा, क्योंकि लार्ज सेल जो था ना उसको खुद से ATP बनाना नहीं आता था। ठीक है, तो उसने उनको एज अ स्लेव अपने पास रख लिया, दोनों को की हेल्प हो गई, दोनों काम जो है ना उसके उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कर देते थे। तो अब जो है ना, और इसी चीज़ को कहा जाता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो कि ये और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि ये दोनों जो ऑर्गेनेलीज़ हैं ये इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स से, जिनके पास ये ख़ास बातें हैं कि वो डबल मेम्ब्रेनस हैं, उनका जो DNA उनके अंदर हर एक ऑर्गेनेली में, यानी हर एक क्लोरोप्लास्ट में और हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA प्रेजेंट होता है, और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रेप्लिकेट भी कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसके कुछ अहम माइटोकॉन्ड्रिया के अहम क्वेश्चंस को देखा कि जो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, और इसके बाद ETC जो है वो कहाँ पे अकर करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।